हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवम दुबे। डिटर्मिनेंट का ये लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें टॉपिक को डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 5। जैसे दो ये इक्वेशन है और अगर दो इक्वेशन है तो अननोन भी कितने होंगे? दो। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी। इसे हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 10th क्लास में पढ़ते थे। अब उसी को 12th क्लास में हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे या इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। उसके लिए मेरे पास कुछ केसेस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी के। सबसे पहले तो हम फॉर्म को चेक करेंगे, क्या फॉर्म Ax इज इक्वल टू बी आएगा। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, X एक कॉलम मैट्रिक्स होगी वेरिएबल की, और B भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगी कॉन्स्टेंट्स की। और ये सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन है। n लीनियर इक्वेशन है तो अननोन भी कितने हो जाएंगे? n। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, ये फर्स्ट पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आती है, इसका मतलब ये जो केस है ये नॉन सिंगुलर है ना। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का केस है, और जब भी इनवर्टिबल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस आता है सिस्टम कंसिस्टेंट आता है। और जो भी अननोन होंगे, जितने भी अननोन होंगे, तीन इक्वेशन है तो तीन अननोन होंगे, तो तीनों अननोन की एक यूनिक वैल्यू आएगी। सेकेंड केस है, अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जब जीरो आती है तो केस चेंज हो जाता है, मेथड भी चेंज होता है। क्वेश्चन अभी लेंगे हम, तीनों टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे, और तब हमें जाके चेक करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो तब भी केस कंसिस्टेंट बनेगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। देखो, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल होता है तो दो केसेस अराइज होते हैं। पहला केस आता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। अगर एडजॉइंट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब मैं क्वेश्चन लूंगा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, इसमें तीन अननोन है और तीन लीनियर इक्वेशन है, और इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड का मतलब ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू बी से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो यूजिंग ax इज इक्वल टू बी। अब ax इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि जो x बाई जेड के कोफिशिएंट है उससे a की मैट्रिक्स बनेगी। देखो, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x और z है, जिसमें मैंने जीरो इंटू बाई लिख दिया, और थर्ड में भी जीरो इंटू जेड लिखा। अब इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट की हेल्प से और a इनवर्स निकाल के इसको सॉल्व करना है, तभी आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है 1 1 2। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा, y का कोफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में आएगा, और जो z का कोफिशिएंट है वो थर्ड कॉलम में आएगा। और x का मतलब वेरिएबल इन कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 11 और 1। मैं एक चीज दिखा रहा हूं, इसे ऑब्जर्व करना। ax इज इक्वल टू, अगर b लिखा हुआ है मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो फाइनली हमें क्या करना होगा, a इनवर्स निकालना होगा। ये a है, ये a मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसी का a इनवर्स निकालेंगे। मैंने इस पे पहले एक वीडियो बना दिया है जिसमें कोफैक्टर और माइनर्स कैसे निकालते हैं, और कोफैक्टर और माइनर का यूज करके ही एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं और उसी का ए इनवर्स निकालते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ए इनवर्स निकालते हैं। इसका ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 माइनस प्लस 9 माइनस 2 0 माइनस 6 प्लस 1 एंड देन माइनस 3 और 0। यहां से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 प्लस 6 2 12 माइनस 3 12 और 9 21, और 3 से माइनस किया ये 18 आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट मैं कोफैक्टर्स निकाल लूं।
कोफैक्टर्स C11, C11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, ठीक है, 0 और 0 आएगा, यहां से आएगा +9, आई 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 इवन है, वैल्यू प्लस यानी 9 आ जाएगा। C12 मैं यहां से निकालूंगा, तो C12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे और जो आएगा उसका क्रॉस कर देंगे, 0 और 3 2 जा 6, 1 और 2 को ऐड करेंगे, ऑड आएगा, माइनस आ जाएगा, +6 हो गया। C13 मैं निकालूंगा, C13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्रॉस कर देंगे, -3 0 और 1 और 3 को ऐड करेंगे, 4 आएगा, प्लस है तो इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। C21 निकालेंगे, C21 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और क्रॉस करेंगे 0 और +3 दोनों को ऐड करेंगे, ऑड आएगा, माइनस साइन आएगा, -3 हो गया। ऑड क्यों आता है इसका मैं रीजन बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, देखो है ना। 2 2 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ा और क्रॉस किया, क्रॉस करेंगे तो आएगा 0 -2 और 2 को ऐड करेंगे, इवन होता है तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। C23 पे जाएंगे तो 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम और इसका क्रॉस करेंगे तो वैल्यू आएगा -3 और -4 और 2 और 3 को ऐड करेंगे, ऑड आएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू +7 आ जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और वैल्यू चेक करते हैं C31 का। 31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस करेंगे, 3 2 जा 6 -0, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो इवन आएगा तो वैल्यू प्लस की आ जाएगी। C32 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम क्रॉस किया, 3 -1, 3 और 2 ऐड करेंगे, ऑड आएगा, माइनस साइन लिखेंगे तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 -2 आएगा। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्रॉस किया, 0 -2 और 3 को ऐड करेंगे तो प्लस आएगा तो इसका वैल्यू -2 आ गया। कोफैक्टर मिल गए और कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमें मिलेगी 9 6 -3 -3 देन -2 देन 7 देन 6 देन -2 देन -2, ठीक है। ये कोफैक्टर का अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज लेंगे। कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वो जो गिवन मैट्रिक्स है उसी का एडजॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब एडजॉइंट फाइनली हमें क्या मिल गया, मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा, 9 -3 6 6 -2 और लास्ट में आएगा रो कॉलम में जाएगा, कॉलम रो में जाएगा, तो ये हमें इसका एडजॉइंट मिल गया। अब लास्ट फॉर्मूला लगाते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 18 निकाल चुका था मैं इधर, और एडजॉइंट ऑफ A 9 -3 6 और 6 -2 देन -3 7 और -2, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब मैं ये वैल्यू इस फॉर्मूले में जाके सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो x क्या था, x का मतलब है XYZ और इसके बाद 1/18, ये इनवर्स की वैल्यू को पुट किया, 9 -3 6 6 -2 एंड देन -3 7 एंड -2 और b है 7 11 और 1। बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 7 जा 63 आएगा और 11 3 जा 33 प्लस 6, सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 -22 -2, थर्ड का करेंगे 7 3 जा 21 77 -2, 1/18 63 एंड 6 69 होता है और 69 में मैं माइनस कर दूंगा 33 को, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे 9 और 3 6 और ये 3 36 आ जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 42 और 22 का डिफरेंस 20 आएगा, ये 18 हो गया। लास्ट को मैं सॉल्व करूंगा 77 और 23 का डिफरेंस, ये 4 यहां से आया और 5, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई, ये x/z की वैल्यू थी। तो x/z इज इक्वल टू, इसके बाद मैं 18 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि 1/18 लिखा हुआ था, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54,
तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड विच इज x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to 3. You can also verify with the help of elimination, substitution और cross multiplication. मतलब जो x y z की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं या एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड आल्सो फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब हमें एक तो चेक करना है, शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। देखने से समझ में आ रहा होगा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालूं तो 6496 आता है। 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 36 माइनस 36, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी। यानी ये कंफर्म है कि डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो दो केसेस बनेंगे, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा और या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। लेकिन बोला है फाइंड देयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो लेट कर लेते हैं हम y इज इक्वल टू के और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है। सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। मैं लिख भी दे रहा हूं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। तो इसके लिए किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लो, y को k, और k बिलोंग कर रहा है r में, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो r में बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि r की इनफाइनाइटली मेनी लॉन्ग वैल्यूज कंटेन करता है। तो इसके बाद y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 2, देन 6x इज इक्वल टू 2 माइनस 4k, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 4k अपॉन 6, देन x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करूंगा 1 माइनस 2k अपॉन 3। तो इसका मतलब x और y की ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं k की कोई भी रियल नंबर से वैल्यू पुट करूंगा तो k की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आएंगी, उसके करस्पॉन्डिंग x की भी आएंगी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो गया। ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी ये 3 वेरिएबल के क्वेश्चन में। इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसको भी आप अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट a 0 के इक्वल आएगा, लेकिन बोला है सॉल्यूशन निकालना है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होगा तो उस केस में हमें किसी एक अननोन को सपोज करना होगा। मैंने z को सपोज कर लिया k के इक्वल, तो z की वैल्यू को पुट कर देता हूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7k, और उसके बाद 3x प्लस 26y इज इक्वल टू 9 माइनस 2k। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ax इज इक्वल टू b का मेथड हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया। अब a की वैल्यू जो है वो 5 3 मैट्रिक्स फॉर्म में 3 और 26, ये हो गया इधर x और y, और b जो मैट्रिक्स है वो 4 माइनस 7k और इसके बाद 9 माइनस 2k आएगी। अब इसके बाद हमें इसका a इनवर्स निकालना है, बिकॉज x इज इक्वल टू a इनवर्स b फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो a मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालेंगे। इसका डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता रखा है कि अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इस वाले डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं और इसमें बस माइनस साइन लगा देते हैं, मतलब साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमें एडजॉइंट मिल गया और डिटर्मिनेंट है इसका निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट है निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 25 5 जा होता है 125, 26 5 जा होता है 130, और 130 में से मैंने 3 3 जा 9 को माइनस किया, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 121। ठीक है, a इनवर्स को निकालो, फॉर्मूला बताइए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a होता है। तो 1 अपॉन 121, ये आ गया 26 माइनस 3 और 3, तो ये हमें a इनवर्स मिल गया। अब a इनवर्स मिल गया, अब ये x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है। बस मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दूंगा जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो x था ये x और y, x मैट्रिक्स थी x और y, a इनवर्स निकाल लिया है 1 अपॉन 121, देन 26 माइनस 3 और 3। जो b मैट्रिक्स था वो b मैट्रिक्स है ये 4 माइनस 7k और ये है 9 माइनस 2k। ये हमें मिल गया b मैट्रिक्स। मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/121, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 26 4 जा होता है 26 4 जा होगा 104 और 26 7 जा 7 6 जा 42 और कैरी 4 7 2 जा 14 14 और 4 18 और माइनस साइन के। ये तो 26 का फर्स्ट में, सेकंड में करेंगे वैल्यू, तो सेकंड में करेंगे तो वैल्यू आएगी -27 और प्लस 3 2 जा 6 के। अब इसके बाद इसी का मल्टीप्लाई मैं सेकंड के साथ करूंगा 4 3 जा 12 7 3 जा 21 के और फिर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 के। तो ये हमें x और y की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो x हमें फाइनली मिलेगा 104 और 27 का डिफरेंस आएगा 14 और 7 7 और इसके बाद यहाँ से बचेगा 9 9 और 2 का डिफरेंस 7 और 120, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ 182 और 6 का डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व कर लिया था। इसका डिफरेंस मैं अगर लेता हूं तो डिफरेंस आएगा ये 12 और 6, ये 176 के आ गया और 121 से डिवाइड कर दूंगा तो फाइनली हमें यहां से x की जो वैल्यू मिलेगी वो 77/121 माइनस 176 के। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें, 11 7 जा 77, 11 जा 121, ठीक है। तो 11 जा 121 और 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, तो 7/11 माइनस 16 के अपॉन 11, ये तो वैल्यू x की आ गई। अब ऐसे ही जब y की वैल्यू निकालेंगे, इधर स्पेस है, तो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y को जब इक्वेट किया तो देखो कितना आएगा 21 और 6 का जब डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाता है कितना 15 के और 27 और 12 का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 15 और अपॉन 121, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 15 के अपॉन 121 और 15 अपॉन 121। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया यूनिक सॉल्यूशन का, कंसिस्टेंट का। सेकंड टाइप मैंने क्वेश्चन के लिए जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ रहा है तो एडजॉइंट ए इंटू बी से भी हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें बोला इनकंसिस्टेंट है, चेक करना है, तो डिटर्मिनेंट ए सीधा हम निकालेंगे इसमें। तो ए का वैल्यू है 2 5 6 15, ये ए हो गया। इसका मैं क्या डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो आएगा 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आता है तो दो केस बनते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के। अब चेक करना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें निकालना है इनकंसिस्टेंट। तो एडजॉइंट ए इंटू बी को चेक करते हैं। तो एडजॉइंट ए, इसको आपस में क्रॉस करेंगे हम, ये 15 आपस में क्रॉस किया, 15 2 और इस पे माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। और इंटू बी था 7 और 13, मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व 15 7 जा 105 और ये 65 आएगा यहाँ से। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 6 जा 42 और 13 2 जा 26। सॉल्व किया 105 और 65 का डिफरेंस हो गया 35 40 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आएगा 12 और 6 6 और 3 और 2 1 माइनस 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन चेक करूंगा। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू आएगा 2 3, सॉरी पहले a निकाल लेता हूं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं 6 9। अब इसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 18 माइनस 18। देख रहे हो 0 आ रहा है। दो केस अराइज होते हैं यहाँ से, एक तो केस बनता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को और दूसरा केस बनता है नो सॉल्यूशन का। अब चेक करने के लिए हम क्या करें, एडजॉइंट a इंटू बी करेंगे। अगर वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर 0 के इक्वल नहीं आती है तो इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। चेक कर लेता हूं एडजॉइंट ए निकालने का ट्रिक, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है।
और इस पे साइन चेंज करेंगे। 3 क्रॉस 3 में पूरा हमें कोफैक्टर से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा वो, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बी क्या है, 5 और 10 है, इसको भी मैं चेक करता हूं। 9 5 जा 45 माइनस 30, इसको सॉल्व किया -30 और +20, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 15 और -10 विच इज नॉट इक्वल टू द नल मैट्रिक्स। तो ये भी क्या हमें देगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। मुझे लग रहा है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेंट का टॉपिक खत्म हो गया।